क्या ईरान के खिलाफ तो इस बार कोई किसी अदालत में कोई मुकदमा भी कायम नहीं किया गया? क्योंकि जब अफगानिस्तान वाली सारी सिचुएशन थी उसमें एक झूठा सच्चा मुकदमा कायम करके उस वक्त दुनिया भी अमेरिका के साथ खड़ी थी। इस बार ये तकल्लुफ नहीं किया गया, तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह से प्रूव कर पाएंगे? जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। पहले तो मैं इस बारे में बात करूंगी, जो सीज फायर की बात हो रही है, जंग 12 दिन की हो या 12 घंटे की हो, ये अच्छों के 12 बजा देती है। हमने देखा है कि ये जंग जो 12 दिन चलती रही है, ये बहुत से लोगों के, बहुत ममालिक के और हर किसी पे, और राइटली तो, हवास पे सवार रही है। और जब खबरें आई हैं कि सीज फायर हो रहा है, एक टेम्पररी कामनेस आ रही है, तो उसको भी खुशाइन कहा गया, जो कि बिल्कुल एक खुशाइन बात है। एक का सांस लेने का एक वक्फा जरूर है, लेकिन शायद इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो जैसा मैंने कहा कि ये हवास पे तारी रहती है, तो ये हमें नजर भी आया सदर ट्रंप के बारे में, जब उनको लगा कि ये कामनेस को वायलेट किया जा रहा है, तो उनका लैक ऑफ कामनेस भी हमें नजर आया, जिस तरफ एहतशाम साहब ने भी अभी इशारा किया था, जो हम रिपीट नहीं कर सकते। जहां तक सीज फायर की बात है, डी एस्केलेशन की बात है, तो इसको समझने के लिए हमें डिप्लोमेटिकली भी देखना पड़ेगा, इस इशू को प्रैक्टिकली भी देखना पड़ेगा और लीगल एंगल से भी देखना पड़ेगा। जब भी कोई जंग शुरू होती है या जारी होती है, तो उस सिलसिले में हम देखते हैं कि ऐसे बहुत से औकात आते हैं, बहुत से वक्त आते हैं जब वक्ती तौर पर जंगबंदी कर दी जाती है। क्या उस जंगबंदी को अमन का पेश खेमा कह सकते हैं, नहीं कह सकते, ये समझने की जरूरत है। सबसे ज्यादा इस सिलसिले में जो लीगल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो सामने आते हैं, मैं वो आपके सुनने वालों के सामने रख देता हूं ताकि पोजीशन वाजे हो जाए। जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज एक टूल है सामने आता है, वो ट्रूस कहलाता है। यानी कि जब जंग जारी होती है, तो जो भी कोई कमांडिंग ऑफिसर होता है, अगर उसको ऐसा लगे कि कोई ऐसी कैजुअलिटीज हो चुकी हैं, कोई वुंडेड हैं ऐसे एरिया में, या कोई ऐसी जानी नुकसान हो चुका है, या उसको कोई ऐसी खबर आए कि शायद ममालिक में अमन होने जा रहा है, तो वो एक ट्रूस कर सकता है अपनी डिस्क्रिप्शन में ऑपोजिट फौज के। महदूद मुद्दत के लिए होता है, महदूद रकबे के लिए होता है। पैमाने पे जो जंग होती है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं होता, कहते हैं। ज्यादातर इनफॉर्मल होता है। इसको ये जरूर कह सकते हैं कि दिस इज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड हॉस्टिलिटी, जो कि एक बहुत छोटे पैमाने पे होता है, लेकिन ये भी एक अच्छी चीज होती है। सीजेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज वो स्टेज है जहां मुझे लगता है कानूनी नजर में, इंटरनेशनल कानून के मुताबिक, इस वक्त ईरान और इसराइल और पाकिस्तान और भारत भी सीजेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज पे खड़े हैं, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हमारे सामने नहीं आया जिसको हम कह सकें इन्फोर्सेबल हो। क्योंकि जब एक लीगली इन्फोर्सेबल इंस्ट्रूमेंट हम किसको कह सकते हैं? एक सीज फायर एग्रीमेंट को। जब सीज फायर एग्रीमेंट होता है, तो ममालिक उस सिलसिले में आपस में बैठते हैं, कवायद और जवाबित तय करते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स कैसे होगा, प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स का क्या लेना देना होगा, डीमिलिटराइज कैसे किया जाएगा एरिया को। और जब इस तमाम एग्रीमेंट को अगर ट्रीटीज की तरीके से लिया जाए, बायलैटरल ट्रीटीज के तौर पर इसको बनाया जाए, इसको कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन के को सामने रखते हुए इस ट्रीटी को बनाया जाए, इस एग्रीमेंट को बनाया जाए, तो वो लीगली इन्फोर्सेबल होता है। सीजेशन ऑफ वॉर इन इटसेल्फ जो है, वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होता, लिहाजा उसकी अगर वायलेशन होती है, तो उसके ऊपर कोई लीगल रिप्रिकॉशंस उन ममालिक के ऊपर नहीं आते। यूज ऑफ एक्सेस फोर्स तो गैर कानूनी है ही, लेकिन कोई एडिशनल लीगल रिप्रिकॉशन सामने नहीं आते। तो अगर, तो जैसे मैंने अर्ज किया कि वियना कन्वेंशन को सामने रखते हुए एग्रीमेंट किया जाए सीज फायर का, या फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू रेजोल्यूशन पास करवाया जाए चैप्टर 7 के अंदर, तब ये सीज फायर जो है लीगली इन्फोर्सेबल भी होता है और उसकी वायलेशन की सूरत में लीगल रिप्रिकॉशंस भी देखने पड़ते हैं। एक और जो लीगल इंस्ट्रूमेंट इसके साथ डिस्कस होता है, वो आर्मिस्टाइज कहलाता है। बेसिकली ये होता है जब ममालिक आपस में बैठते हैं और एक सीज फायर के ऊपर तय आ जाता है, तो वो ऑफिशियल कर देते हैं कि हाँ, और एक्टिविटीज को परमानेंटली सस्पेंड कर दिया है। इस सस्पेंशन को भी फॉर्मल कंक्लूजन नहीं समझना चाहिए वॉर एक्टिविटीज का। उसके लिए अलहदा से पीस ट्रीटी का होना बहुत जरूरी है। मैं मिसाल देकर आपके सुनने वालों को समझाता चलूं कि 1918 में 11वें महीने की 11 तारीख को दिन के 11 बजे, सुबह के 11 बजे, एक एमरेस्टस एग्रीमेंट साइन हुआ था जर्मनी का, जिसके नतीजे में हमने देखा था कि वर्ल्ड वॉर 1 कंक्लूड हो गई थी, नवे खत्म कर दिया गया था, उसको रोक दिया गया था, लेकिन उसको पीस का फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं समझा गया था। हमने उसके बाद देखा जून 1919 में अलहदा से एक ट्रीटी साइन की गई, जिसको ट्रीटी ऑफ वुसाय कहा जाता है। उसके तहत पीस की अनाउंसमेंट हुई थी। इसके बरक्स अगर आप कोरिया, जनूबी कोरिया और शुमाली कोरिया की मिसाल लें, तो वहां पर भी ऐसा एग्रीमेंट साइन हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई पीस एग्रीमेंट सामने नहीं आया, जिसकी एब्सेंस की वजह से आप एक्सपर्ट्स को अक्सर ये सुनते होंगे, वो कहते हैं कि अभी तक ये ममालिक हालत जंग में है
ऑफिशियल अनाउंसमेंट कोई पीस का नहीं हुआ। ऐसे सूरत में हमें बैनुल अक़वामी इदारों की तरफ देखना इशारा कर रही थी। कहा जाता है कि यूनाइटेड नेशन इज नॉट क्रिएटेड टू टेक मैनकाइंड टू हेवन बट टू सेव देम फ्रॉम हेल, लेकिन शायद इस वक्त वो ये काम भी नहीं कर रहे। जहां तक इनकी जनरल असेंबली की रेजोल्यूशन का ताल्लुक है, वो तो रिकमेंडेशन होती हैं, उस तरीके से उनकी इन्फोर्सिबिलिटी में कई मसाइल सामने आते हैं। लेकिन अगर यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल चैप्टर 7 के अंदर कोई रेजोल्यूशन पास करती है तो वो लीगली इन्फोर्सिबल होती है। 2011 में हमने देखा, लीबिया के मामले में हमने देखा कि ऐसी रेजोल्यूशन पास की गई थी। इस वक्त भी इस इदारे को सामने आना चाहिए कि पाक भारत मामले में भी, ईरान इसराइल मामले में भी ऐसी करनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।